तो मैं आपके अपने YouTube चैनल पर सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ये आपका एसएससी, रेलवे और जितने भी बड़े एग्जाम की परीक्षाएं होती हैं सभी में ये टॉपिक पूछा जाता है। आइए एक एक पॉइंट को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। पहले हम इसकी थ्योरी समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन हल करेंगे जो अभी तक 30 वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर इसकी आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उससे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। भाग 5, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, इसे कैग भी कहते हैं, इस मतलब शॉर्ट में। और कैग की जो फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर होती है। और इसका जो अनुच्छेद है वो 148 से 151 तक वर्णन है इसका। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किस भाग में है, तो भाग 5 में है। आइए अब अनुच्छेद 148 क्या कहता है आपका। इसमें पद के बारे में बताया गया है। संविधान द्वारा 1935 अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया। अनुच्छेद 148 में पद संविधान द्वारा 1935 अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया था। और इसकी जो नियुक्ति होती है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की, वो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। और ये जो त्याग पत्र देते हैं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, वो राष्ट्रपति को देते हैं। और ये शपथ भी, इन्हें जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है और 65 वर्ष आयु जो पहले हो। इस पॉइंट का मतलब समझिए, जैसे मान लो कोई व्यक्ति नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है 60 साल में बना, तो वो 66 साल तक नहीं, वो 5 ही वर्ष तक कर पाएगा, मतलब 65 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी आयु। इस पॉइंट का मतलब ये है। और इसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, संविधान में उल्लेख नहीं है, वैसे आईएएस के अधिकारी होते हैं ये। और इसका जो वेतन दिया जाता है संचित निधि से दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के बराबर मिलता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना मिलता है, 2.5 लाख, तो इसका भी वेतन 2.5 लाख मिलता है। और ये पद कैसे त्यागते हैं, पद हटाने के बाद किसी सरकारी पद पर काम नहीं कर सकते। अगर इन्होंने पद त्याग दिया तो किसी सरकारी पद पर ये काम नहीं कर सकते, इस पॉइंट का मतलब है। और इसे हटाने की प्रक्रिया क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाया जाता है भई क्रिया कैग पर लागू होती है। और संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति के द्वारा इस पर महाभियोग भी लाया जाता है। जैसे मान लो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को कैसे हटाया जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को हटाया जाता था। कैसे, जैसे राज्यसभा में कितने होने चाहिए, 50 सदस्य, और लोकसभा में 100 सदस्य होना चाहिए, और 2/3 बहुमत से पारित कर नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। इस पॉइंट का मतलब ये है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। लेखा परीक्षक केंद्र, राज्य, मुखिया या सार्वजनिक धन, लोक वित्त का संरक्षक होता है। कौन होता है, तो कैग होता है। कैग को ही हम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कहते हैं। आइए स्टूडेंट, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम भीमराव अंबेडकर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद है, तो देखो अधिकारी आ गया। अधिकारी क्या होता है, आईएएस, तो आईएएस से पकड़ लेंगे क्या, कैग, तो इससे ही सॉल्व हो जाएगा। अनुच्छेद 149 क्या कहता है, कार्य एवं शक्ति कर्तव्यों को निर्धारित करता है, कौन, कैग। और कैग भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है। जहाँ लेखा शब्द आ जाए वहां पकड़ लेना नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बात हो रही है। अर्थात केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसी भी खर्चे की जांच कैग कर सकते हैं। लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र आंख कान के रूप में कार्य कौन करता है, तो कैग करता है वो स्टूडेंट। अब अनुच्छेद 151 देखते हैं। कैग केंद्र तथा राज्य की जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। कैग की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति की जांच करती है। लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रित करना होता है, तो कार्यपालिका पर नियंत्रित करना होता है। इस पॉइंट को आप याद रखना। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अपना प्रतिवेतन देता है तो राष्ट्रपति को देता है। कैग द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किस
की होती है? तो वो संसद की होती है स्टूडेंट। और कैग लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिट लेखा परीक्षक को अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो 1976 में। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो कैग को कहा जाता है। आइए स्टूडेंट अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। भारत के कैग लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करता है। लोक वित्त संरक्षक के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन आते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखना स्टूडेंट। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो थे वो वी नरी हरि राव थे। ये 1948 से 1954 तक रहे थे। देखो स्टूडेंट, अगर ये आपने थ्योरी अच्छे से समझी होगी तो आपका एक एक प्रश्न हल हो जाएगा। ये क्वेश्चन हल करते हैं। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है। देखो जहाँ लेखा शब्द की बात आएगी वहां से आप पकड़ लेना कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बात आ रही है। तो लेखा आ गया तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हो जाएगा। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किस में निहित होती है? केंद्र सरकार की बात आए और लेखा की बात आए तो आप पकड़ लेना कि वो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बात हो रही है। तो यहाँ से ये हो जाएगा। वह कौन सा अधिकारी है जो सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? देखो लेखा शब्द आ गया तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हो गया। भारत का कैग का किसके लिए मुख्य लेखा तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो मैंने बताया था जो होता है हमारा नियंत्रक एवं महालेखक वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में कार्य करता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रित करना होता है? तो बताया था कार्यपालिका पर। आइए स्टूडेंट अगला पॉइंट देखते हैं अब हम। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखागण तथा लेखा परीक्षक किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? किसके अधिकार लेखा की बात हो गई तो हम यहाँ से पकड़ लेंगे नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, बताया था। निम्न में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो संविधान द्वारा किया गया था। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बात हो रही है। तो 6 वर्ष एवं 65 वर्ष की आयु पूर्व होने पर। तो इसमें आ जाएगा आपका ए हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों संबोधित करने के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। मैंने बताया था जैसे संसद है, संसद में लोकसभा में 100 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा में 50 सदस्य 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है संसद से, और राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग के द्वारा। जैसे अन्य न्यायाधीश को हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के, इसी तरीके से इसे भी हटाया जाता है। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का पद की ग्रहण पूर्व शपथ लेता है? हाँ, शपथ लेता है। आइए स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को पद से मुक्त किया जा सकता है उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मतलब पद मुक्त किया जा सकता है, जैसे उससे पद से हटाया जा सकता है। जैसे अन्य न्यायाधीश को हटाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के, इसी तरीके से इसे भी हटाया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है। किन आधारों पर दोष सिद्ध करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को पद से हटाया जा सकता है? कदाचार और अक्षमता उपयोग दोनों। जैसे अन्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, इसी तरीके से इसे भी हटाया जाता है। हमने पढ़ा था कदाचार और अक्षमता से, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। निम्न में से किस से सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किस पद पर नियुक्त करना वर्जना है? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो अधिकारी शब्द आ गया तो यहाँ से पकड़ लेंगे कैग की फुल फॉर्म ये होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अपना प्रतिवेतन देता है। प्रतिवेतन किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो बताया था लोक लेखा समिति। केग द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने के लिए अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो जो अंतिम जिम्मेदारी होती है वो संसद की होती है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केग लोक लेखा समिति की बैठक में भाग ले सकता है? हाँ, भाग ले सकता है, ये बात भी सही है। और लोकसभा राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है? नहीं। केग के अधिकार संघ सरकार की शक्तियों के साथ सहविस्तृत है? नहीं, वो राज्य सरकार के साथ भी हैं। तो दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, पहला सही है, तो ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति लोक धन व्यय की निगरानी के लिए संसद प्रहरी के रूप में की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्य नहीं है? आकस्मिक नीतियों लोक लेखा उससे संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकार के लेन देन का लेखा परीक्षा करना, बात सही है। रक्षा लेखाओं का संकलन करना, ये बात समझ में नहीं आ रही, तो ये हो जाएगा हमारा। और सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं को लेखों परीक्षा करना, हाँ सरकार के पास तो करता ही है, और राज्य सरकार भी देखता है, वो केंद्र सरकार भी, तो बी लग रहा है, तो बी सही हो जाएगा इसमें स्टूडेंट। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बात सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी बात भी सही है। सेवानिवृत्त के पश्चात अन्य सरकारी सेवा हो जाते हैं, यह बात भी सही है। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, उन्हें राष्ट्रपति पदच्युत नहीं बल्कि संसद करती है, तो डी हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के समान है। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। किस वर्ष में अकाउंटिंग को लेखा परीक्षक से अलग किया गया था तथा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 1976 में। कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 149। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक निम्नलिखित एकमात्र एवं मार्गदर्शक होता है। कौन होता है? कौन सी समिति होती है भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के लिए? तो लोक लेखा समिति होती है। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा समिति अधिनियम लेखागण और लेखा परीक्षक को पृथक करता है और सीएजी को लेखा की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्त देता है। ये संशोधन किया गया, तो ये संशोधन किया गया 1976 में। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को। लोक निधि से पकड़ लेंगे, लेखा की बात आ गई। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? तो वी नरी हरि राव थे। इसी के साथ में स्टूडेंट ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपका इस टॉपिक से प्रश्न आएगा तो आप उसे हल कर ले जाएंगे आसानी से।